मेरा नाम मोहम्मद समी है। मैं यहाँ पर यूक्रेन में स्टूडेंट हूँ। फोर्थ कोर्स में मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ यहाँ से। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं हैदराबाद में नामपल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम गुलाम अहमद मुहिउद्दीन सलमान है। मैं उस्कूरोड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। मैं फिफ्थ कोर्स में हूँ। मैं बहादुरपुर में रहता हूँ। मैं हम लोगों की फ़्लाइट थी 24th को कीव बोरिसपोल से। हम लोग का कीव कीव के स्टूडेंट्स नहीं, हम लोग उस्कूरोड नेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पर। 1 बजे की फ़्लाइट थी हम लोगों की कीव से। एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स बोल के जो पहले ये इंडियन एम्बेसी वाले अरेंज करे थे, वो फ़्लाइट थी हमारी एयरपोर्ट से। जब हम लोग 3 बजे रात को कुछ हम लोग 24th के दिन 3 बजे रात को एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग। जब एयरपोर्ट पहुँचे बाद 5 बजे हमारे को बोले कि एयरपोर्ट इवैक्यूएट करो। जैसा हम लोग एयरपोर्ट के बाहर निकले, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिए। पूरा एयरपोर्ट 5 बजे के टाइम पूरा एयरपोर्ट खाली कर दिए थे। पूरे एयरपोर्ट के बाहर है। जब हम लोग को बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ अफवाह ऐसा बोल रहे थे कि वो रशियन के फोर्सेस लैंड होने वाले हैं एयरपोर्ट पे। उसके बाद 5 मिनट के अंदर हम लोग को धमाके के आवाज़ सुने हैं, ब्लास्ट के। हम लोग वहाँ से बैग्स लेके करके, जितना भी हमारा बैग्स हुए थे, पूरे लोग भागे वहाँ से, एयरपोर्ट से भागे। करीब 2 से 3 किलोमीटर तक हम लोग एयरपोर्ट से भागे। फिर वहाँ पर हमारे को एक बस मिल गई। वो बस हमें यहाँ पर, हमें क्या है कि मालूम नहीं है हमारे को यहाँ पर कहाँ है, एक सिटी में कहाँ पर ही बीच में लेके आके छोड़ दी थी बस। फिर हम लोग दोनों कैसा भी करके यहाँ कीव कीव में एक हॉस्टल है इंडियन कीफ स्टूडेंट्स मेडिकल का। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है यहाँ हॉस्टल है, पे। वहाँ पर आके हम दोनों यहाँ पर ही रह रहे। और यहाँ पर बमों की आवाज़ आ रहे रातों में। बंकर्स में हम लोग को नीचे लेके चले आ रहे। 5 बजे जैसा हो रहा है, यहाँ पर रेड अलर्ट हो जाता। और हम लोग को रातों में 3 बजे 3:30 बजे बम बम की आवाज़ आते, धमाकों के। बंकर बोल रहे हैं ये लोग। ये पूरा भी बंकर नहीं है, ये सिर्फ हॉस्टल का जिम एरिया है, नीचे सेलर एरिया है, जिम है, सेलर जिम है। तो उसको ये लोग बंकर के वैसा बनाए। बंकर नहीं होता, लेकिन ये ऐसा हम लोग यहाँ पे करीब जब एयरपोर्ट से हम लोग को ला के छोड़े, बस में से जो उतरे वो बाद में यहाँ पे आके हम लोग देखे तो हम लोग सिर्फ एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और एम्बेसी हमारे को यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है। एम्बेसी वाले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हमारे को। अब जैसा ये इवैक्यूएशन का जो शुरू हुआ अभी, जो 4-5 कंट्रीज जो इवैक्यूएशन, जो 4-5 कंट्री के एम्बेसी कर रही, वो इवैक्यूएशन सिर्फ वो बॉर्डर सिटीज का हो रहा। बॉर्डर सिटीज में भी पूरे सिटीज का भी नहीं हुआ कीव के इवैक्यूएशन। बच्चों को अभी तक कोई भी इवैक्यूएट करे ही नहीं। यहाँ का कोई बच्चा अब दूसरी जगह गया नहीं। वो खुद बोल रहे कि वहां से चले जाओ, बॉर्डर के पास आ जाओ, हम लोग बॉर्डर से देख लेते। मगर यहाँ पे क्या है, हमारे को ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी है नहीं। यहाँ पर टैक्सी बुक नहीं हो रही है और हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी नहीं है। हम लोग ये सिटी के भी नहीं है, हम लोग है उस रोड के सिटी के। ट्रांसपोर्ट भी ये लोग ऐसा ऐसे बाहर ऐसा लड़ाई के उसमें हम लोगों की ट्रांसपोर्ट कैसा लेके जाना। ट्रांसपोर्ट तो मिल रही नहीं। ये लोग बोल रहे हैं खुद की ट्रांसपोर्ट। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है, रशिया का जो हमला हुआ है पिछले हफ्ते, और जो है तेज़ी से हमले जारी हैं। मगर देखने में यह आया है कि हिंदुस्तान के बच्चे जो पढ़ने गए थे यूक्रेन में, वो फंसे हुए हैं। वो मुख्तलिफ जगहों से अपने अपने वीडियो मैसेजेस भेजकर अपील कर रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हम बहुत मुसीबत में हैं और परेशान हैं। दूसरी तरफ हुकूमत की इतनी सुस्त रवि कि अब तक पूरे खाली हो जाना था, मगर बड़े एहतियात से काम लिया जा रहा है। पता नहीं क्या-क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या-क्या डिप्लोमेसीज़ है, जिसके तहत जो है काम स्लो हो रहा है। चुनांचे आज एक अफ़सोसनाक खबर ये आई है कि एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म जो है यूक्रेन की बॉम्बिंग में, शेलिंग में शहीद हो गया है। क्या हमें इतना इंतज़ार करना चाहिए? हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की बात करता है, तो हर चीज़ में नंबर 1 होना चाहिए, मगर बिल्कुल पीछे है। ऐसा क्यों है? इस ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। साबिक़ा आईएएस ऑफ़िसर, वो जॉइंट डायरेक्टर दूरदर्शन और कांग्रेस के नेशनल ऑफ़िशियल स्पोक्सपर्सन हैं, जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब। शुजात अली सूफ़ी साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, जिस तरह से यूक्रेन पे रशिया का हमला हुआ है, उसके बाद से कितना अलर्ट हमें रहना चाहिए था? पहले से ही जो है सिग्नल्स मिल रहे थे कि रशिया का हमला होने वाला है। क्या हमें वहाँ से तैयारी शुरू करनी चाहिए थी, या फिर एक बच्चे के मरने का इंतज़ार करना है? देखिए, इस वक्त वहां 20,000 हिंदुस्तान
से 4,000 शहरियों को वापस ले आया गया है, तो ज्यादातर इसमें अभी भी 16,000 लोग वहां फंसे हुए हैं। और आपने कहा था कि क्या हमको इतना इंतजार करना चाहिए, तो नहीं इंतजार करना। जब जंग के बादल वहां मंडरा रहे थे तो हमारा जो एम्बेसीज वहां पर जो हमारे हैं वो एक्टिव हो करके हुकूमत से गुजारिश करके दखली का इंतजाम शुरू कर देना चाहिए था 2-2.5 महीने पहले ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कितनी अफसोस की बात है कि वो कर्नाटक का जो स्टूडेंट है वो शिल्लिंग में फौत हो गया। क्या हम हमेशा आखिरी दम तक इंतजार करते रहेंगे? जहां तक हमारी इंटेलिजेंस का सवाल है, इंटेलिजेंस तो रिपोर्ट मिलती है, एक्सटर्नल अफेयर्स की है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट की जरूरत भी नहीं थी। पूरे अखबारों में ये आम न्यूज आ रही थी, कभी भी किसी भी वक्त रशिया यूक्रेन पर हमला कर सकता है। तो आप यूक्रेन पर हमला करने तक और हमारे जो है बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ने तक इंतजार क्यों करते रहे? ये बहुत ही संजीदा मामला है और ये कौमी अलमिया है कि हम अपने शहरियों को वहां के हालात के रहम करम पर छोड़ रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अभी अब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के एक रियासत के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, जैसे गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसे पूरे तकरीबन रियासतों के जो है स्टूडेंट वहां पर है। कोई कोई किसी रियासत ने 2,500 स्टूडेंट्स को भेजा, किसी ने 100 भेजे, किसी ने 1,500 भेजे। इस तरह से हमारा पूरा एक मिनी हिंदुस्तान वहां पर मौजूद है और उनको ले आना बहुत जरूरी है और जल्दी से जल्दी लाना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ पर बमबारी हो और किसकी जान चली जाए, इसका इंतजार नहीं करना चाहिए और हमको एक्टिवेट होना चाहिए था। हम एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन अभी भी बुरा वक्त नहीं है। अभी अभी इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान ने रशिया और यूक्रेन के एम्बेसडर्स को बुलाया, अपनी एम्बेसी में बुलाकर बातचीत की और उनसे ख्वाहिश की कि उनकी बच्चों की सेफ्टी के लिए वो खुद भी आगे बढ़े और सेफ्टी के साथ उनको हिंदुस्तान में मुंतकिल करें। जी शुजा साहब, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या वहां पे खाली हिंदुस्तानी तलबा मौजूद है या खानदान भी मौजूद है? हाँ, कुछ खानदान भी मौजूद है, चूंकि जो फिगर है 20,000 जी का, उसमें जी जो है खानदान भी है, कुछ शहरी हैं, स्टूडेंट से हटकर भी वहां पर लोग हैं। जी। और एक बात सबसे अहम यह है कि इससे पहले जब इस तरह से गल्फ में हमले हुए थे एलाइड फोर्सेस के, तो हिंदुस्तानी शहरियों को इवैक्यूएट किया गया था एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की जानिब से हज़ारों की तादाद में। तो उस वक्त उन्हें चार्ज नहीं किया गया था। अब जो है 1,00,000 1,50,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं। क्या ये मुनसिफाना अमल है? ऐसे वक्त में क्या उनको लाना जिम्मेदारी है या फिर जो है पैसा वसूल करना? कुछ रियासतों ने ऑफर किया है कि हम पूरा खर्चा बेयर करेंगे। हो सकता है कि शुरू शुरू में कोई दिक्कत होगी, लेकिन बहुत जितनी भी रियासतें हैं वो आगे बढ़कर ये कह रही हैं कि जो भी एक्सपेंसेस होंगे हम बेयर करेंगे। जी जी। तो शुरू में तो ये कहा गया था कि पैसे चार्ज किए जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि शुरू में जो जो लोग दे सकते थे शायद उनके लिए ऑफर किया गया, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि हर रियासत अपने अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए प्लेन भेजने के लिए, चार्टर्ड प्लेन भेजने के लिए तैयार हैं। और ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है और ऐसा ही शायद हो जाएगा। हम्म। तो क्या अब ये एक बच्चे की हलाकत के बाद कम से कम ये उम्मीद की जा सकती है कि जो है इवैक्यूएशन प्रोसेस को इंतहाई तेज कर दिया जाए और जो है इसके बाद और कोई जान न जाए? नहीं, देखिए, कह नहीं सकते, क्या कैसे कह सकते हैं कि कोई जान नहीं जाएगी, क्योंकि वार वार जब चलती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है। बम का कोई मजहब नहीं होता, बम बम का कोई निशाना नहीं होता, वो कहीं भी गिर सकता है। हम्म, बहरहाल एक एक जो जरूरी चीज है वो ये है कि वक्त जाय किए बगैर जंगी पैमाने पर काम करना चाहिए। मेरा मतलब और मैंने भारत की हमारी जो सरकार है उसने एयरफोर्स को भी मैदान में उतारा है ताकि एयरफोर्स के लोग जाएं वहां पर और सेफ तरीके से उनको ले आए बच्चों को, वहां के स्टूडेंट्स को। जी लेकिन ये एक बड़ा और एक मसला है अमजद साहब। हम्म, बड़ा मसला क्या है? एक तो ये कि आप मुंतकिल कर लेंगे, जान हम्म, बचा लेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम्म, लेकिन इनकी जो तालीम का जो नुकसान होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि वो तालीम के लिए गए थे, हम्म, डॉक्टरेट करने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए गए थे वो। तो
तो अब उनकी जो तालीम जो मुनक़ते हो गई है उसको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा वो भी बहुत बड़ा इशू है। ऑफ कोर्स ये तो बहुत बड़ा मसला रहेगा। अब वहाँ पर अपने पूरा साज़ो सामान छोड़कर आए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स किधर है, कहाँ है, ये सारे मामले हैं। तो तालीम को जारी रखने का एक बड़ा मसला है। हिंदुस्तान छोड़कर बैरून ममालिक जाते हैं तलबा, क्योंकि यहाँ पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने सीट्स अवेलेबल नहीं है और फिर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है। कई पेचीदा मसाइल हैं जिसकी वजह से बैरून ममालिक जाकर जो है लोग जो है हाई आला तालीम हासिल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर क्यों जाते हैं छोटे-छोटे मुल्कों में तालीम हासिल करने के लिए? क्या वो आईना देखे बगैर इस तरह की बात करते हैं? बेशक आप आपके पास इनटेक कितना है, कितने हुँ, स्टूडेंट्स को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने कॉलेजेस पे। जी। तो पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे पास सीट्स कम हैं, तो हुँ, लाज़मी बात है हमारे लड़के बैरून मुल्क जाते हैं। कई जो है लोग चाइना भी गए हुए हैं, हुँ, यूक्रेन भी गए हुए हैं। तो मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ-जहाँ सेहत की तालीम उनको मिल रही है, वो जाते हैं। ये कहना कि हम बच्चे क्यों जा रहे हैं, स्टूडेंट्स क्यों जा रहे हैं, टोटली गलत बात है। क्योंकि इल्म हासिल करने के लिए तो आपको कहीं भी जाना है। अब मुझे यहाँ पे एक हदीस याद आ जाती है कि जी। आका दो जहां ने कहा था कि अगर तुमको इल्म हासिल करने के लिए मुल्क चीन जाना पड़े तो जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इल्म कहीं से भी हासिल हो जाए, हासिल करना है। वो मकसद बड़ा अहम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जहाँ कहीं भी कुछ हिकमत की बात मिलती है, तो उसे ले लो, ये तुम्हारा ही खोया हुआ विरसा है, ऐसा आप बिल्कुल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। जी। तो जाते हैं पढ़ने के लिए, ये तो कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, अगर आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखेंगे, तो आप इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी तादाद में पॉपुलेशन है और जो है रिसोर्सेस हैं, सब रखने के बावजूद आप मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाते नहीं। तेलंगाना हुकूमत को शिकायत है कि मुख्तलिफ रियासतों को मेडिकल कॉलेजेस दिए गए और तेलंगाना को एक भी नहीं दिया गया। एक तो ये रियासतों से नाइंसाफ़ी भी है और ओवरऑल अगर मुल्क का भी जो है वो देखेंगे, सूरत-ए-हाल मुल्क की देखेंगे, तो मेडिकल कॉलेजेस या फिर यूँ कहें कि टेक्नोलॉजी की तालीम, हायर एजुकेशन के बहुत सारे मौक़े हैं मगर हुकूमत खोलती नहीं है। अब फिर जब क्राइसिस आता है, तो जिस तरह से कोविड क्राइसिस आया था, तो जब इवैक्यूएशन मिशन था, तो एक नाम दिया गया था वंदे भारत। अब जब इवैक्यूएशन मिशन आया है यूक्रेन से खाली करने का, तो ऑपरेशन गंगा। तो ये काम कम और ड्रामा ज़्यादा है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा है तो एक बात तो खुली है कि हर चीज़ को सियासी रंग दिया जाता है, हुँ, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुख्तलिफ जो है काम किए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन चल रहा है, तो लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना है, तो कह दिया कि ऑपरेशन गंगा, इसमें इसमें नाम की ज़रूरत है ही नहीं। हुँ, ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसको क्यों आप नाम देंगे? क्या मुस्तकिल प्रोजेक्ट है क्या ये? जी। ये कोई परमानेंट प्रोजेक्ट है? ये तो अलमिया है। हुँ, अलमिया के लिए कोई ख़ास नाम देना कोई मतलब नहीं है, हुँ। लेकिन जो है सियासत ऐसी है कि हर चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, समझे आप? तो कहते पहले हैं भी ना कि सियासत थी, नेताओं के पहले सजदे भी बिकते सियासत हैं, थी पंडित मगर के। ये हुकूमत में जब आ जाते थे, तो संजीदगी से हुकूमत के उमूर अंजाम देते थे। पहली पुरानी हुकूमतें। अब ये हो गया है कि दिन-रात सियासी जो है बातें हो रही हैं, दिन-रात जो है सियासी मिशन जारी है। तो क्या इंसान जिए या फिर अगला हमारा लीडर हमको किसको चुनना है, यही फ़िक्र में रहे? नहीं, ये तो बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि हम जो है एक हिंदुस्तान को और भी मजबूत करने के बजाय कमज़ोर कर रहे हैं सियासी फ़ायदों के खातिर। हर जगह सियासी मैदान में देखिए आपके हर कोई उस हवा में नंगा है। तो ख़ैर मैं सियासत की बात नहीं करूँगा चूँकि यहाँ पे हम यूक्रेन के मा की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेल्यूर है कि गवर्नमेंट जंग के दौरान शेल्लिंग का इंतज़ार कर रही थी और फिर वो जो अलमनाक वाक़या हुआ, वो जो कर्नाटक का स्टूडेंट है वो बेचारा मारा गया। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हुकूमत से कि वो वक़्त ज़ाय किए बगैर अपने जितने रिसोर्सेस हैं उसको इस्तेमाल करें और हमारे नौजवानों को जल्द से जल्द मुल्क में लाएँ, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पर हैं उनके ख़ानदानों में गम की और जो है तरद्दुद की लहर है, वो परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर करना चाहिए और खाली ताज़ियती पैगाम देकर रुकना नहीं चाहिए।
जितनी जल्दी हो सके उनको ले आना वक्त का तकाजा है। जी, रशिया के और यूक्रेन के डिप्लोमेट से बात की गई है कि जो है हमारे बच्चों के जो है सेफ एग्जिट यकीनी बनाए, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? और यूक्रेन से ज़्यादा रशिया पर इसका इन्हिसार है क्योंकि रशिया की बॉम्बिंग में बच्चे मारे जा रहे हैं। तो रशियन डिप्लोमेट्स का क्या जो है रिस्पॉन्स था इस मामले में? देखिए, रशिया से हमारी अच्छी दोस्ती है, अच्छी खासी दोस्ती है। जब रशिया के खिलाफ सैंक्शन की बात आई अभी ताज़ा तरीन जी, वाक़यात में, जी, तो हिंदुस्तान ने अब्सटेन किया, तो इनडायरेक्टली उसने जो है रशिया की मदद की। तो मैं ये सोचता हूँ कि क्यों ना रशियन हुकूमत को जो है अपने एतमाद में लिया जाए और जहाँ-जहाँ पर हमारे लड़के हैं, वहाँ पर जो है उनको किस तरह से महफूज़ ढंग से लाया जा सकता है, वो उनसे बात की जा सकती है। क्योंकि हमलावर जो है, यूक्रेन पर जो हमलावर है, वो आपका दोस्त है। तो दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए इनको ले आना चाहिए आसानी से और महफूज़ तरीके से। और जहाँ तक सवाल जो है दोनों मुल्कों के एम्बेसडर से बात करने का है, तो हर एम्बेसडर तय देता है कि वो हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि बम जो है देखता नहीं है कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन पाकिस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है। ये बम तो नहीं देखेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बम शहरी इलाकों पर ना पड़े, इसकी डिप्लोमेसी की जानी चाहिए, इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। अगर शहरी इलाकों में बॉम्बिंग नहीं होती है, तो सारे शहरी बचेंगे, चाहे वो यूक्रेन के हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हो या किसी भी मुल्क के हो। शहरी जो है मासूम है, उनका इस जंग से, इस कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्यों मारे जाएं? तो जंग जो करते हैं, वो उनका ये फर्ज है कि वो शहरी इलाकों को हमेशा महफूज रखें। फिर मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जब जंगें होती थी माजी में, तो ये इस बात का ख्याल रखता, खास तौर पे ये ख्याल रखा जाता था कि शहरी जो है, आम शहरी, उनको नुकसान ना पहुंचे, ज़राअत के जो बहुत अच्छी मैदान बात है की। उसको नुकसान ना पहुंचे। जी, तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही मुसीबत का वक्त है, बड़ा कंफ्यूजन है। हुँ, इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए ये भी कोशिश करनी चाहिए पूरी दुनिया को कि जंग खत्म हो जाए। जब जंग खत्म हो जाती है तो एक सेफ्टी का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो सकता है। तो जी। उसके बारे में सबको तवज्जो करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जंग की वजह से सिविलियंस ना मारे जाएँ, सिविल इलाकों में जो है बॉम्बिंग ना की जाए। मगर जब भी जंग होती है, हॉस्पिटल्स पर, हॉस्टल्स पर बॉम्बिंग होती है, तो क्या ये डेलिब्रेट बॉम्बिंग होती है या ह्यूमन एरर होता है? देखिए, आप कहीं पर भी अटैक करेंगे तो एक्यूरेसी होना नामुमकिन है। हुँ, तो हुँ, ये इंसानियत की तौहीन है, इंसानियत का कत्ल है। हुँ, आपकी आपके जो है ना निशाने भी गलत हो सकते हैं। हुँ, आप ये सोचकर बमबारी कर रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी छुपी हुई है, लेकिन वहाँ पर सिविलियंस हैं। अब हमारे भी जो लड़के हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, वो बंकर्स में, हुँ, तहखानों में पनाह लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी महफूज घर में हैं या किसी महफूज लॉज में हैं। वो हुँ, बच्चे पहुँच गए हैं मुख्तलिफ ठिकानों पर जहाँ पे उनकी सेफ्टी होती है। हुँ, तो जहाँ तक बमबारी का सवाल है, वो बमबारी जो होती है वो प्रोफेशनल नहीं होती है। हुँ, हुँ, कैसे कैसे प्रॉफिट हो सकती है? वो जवान को कह दिया गया कि मारो, वो मारेगा। तो उस रेंज में कौन सी आबादी आती है, हुँ, कौन से आम लोगों की जो है सुकूनत के जो इलाके हैं वो आते हैं, गारंटी नहीं हो सकती है। तो आप ठीक। इसको आप प्रोफेशनल कह लीजिए, जानबूझकर कह लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए। बहरहाल लेकिन टारगेट यूएनओ टारगेट का जो ऐसा चार्टर नहीं सोचा जाए। यूएनओ का जो चार्टर है, वो चार्टर में बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जंग चाहे कितनी हो जाए, आम सिविलियन को धक्का ना पहुंचे। जी, तो क्या हो रहा है? यूएनओ क्या कर रहा है? यूएनओ क्या कर रहा है? अमेरिका वहां बैठ के क्या कर रहा है? जंग तो होना ही नहीं चाहिए। आज के इस मॉडर्न दौर में जंग नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के क़याम के बाद तो तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए था जंगों का, मगर हो ये रहा है कि किसी मुल्क के मखसूस का आला-ए-कार बना हुआ है यूनाइटेड नेशंस। हाँ, तो देखिए, कोई भी जो है इदारा चलना है तो उसको मदद मिलनी चाहिए। हाँ, तो सबसे ज्यादा मदद उसको अमेरिका देता है। लेकिन एक दानिश्वर ने मुझसे बातों बातों में ये कहा कि यूएनओ जो है हुँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हुँ, आज के दौर में वो यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, हुँ, कोई कोई उसका कोई उसकी कोई ना कोई हिकमत है, ना उसका कोई वजन है, ना उसकी कोई बात सुनते हैं। तो मेरा ये एहसास है कि जो रशिया के जो दोस्त ममालिक है,
उनका ये फर्ज है कि वो रशिया को कन्विंस करें कि वो जंग ना करे, और ठीक। अमेरिका को भी चाहिए कि वो डिप्लोमेसी से काम लेते हुए इस जंग को खत्म करे। ठीक। जंग चाहे कभी भी हो, कहीं भी हो, दोनों ही मुल्कों का नुकसान होता है, और इतना नुकसान होता है कि वो नुकसान की तलाफी करने के लिए सदियां बीत जाती हैं, जी। बहुत टाइम लगता है उनको जो है फिर नॉर्मल जोन में लाने के लिए। तो जंग ना हो, इसकी दुआ करनी चाहिए हम सबको। ठीक है सूफी साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमसे बात करने का। आपने काफ़ी अच्छी बातें जो है हम तक पहुंचाई, ख़ास तौर पे कि सिविलियंस पर हमला ना हो, बल्कि जंग ही ना हो। यूनाइटेड नेशंस के होने के बावजूद ये जंग क्यों हो रही है? अगर कोई जो है इख्तलाफ रखता है तो सालिसी होनी चाहिए। इसी के लिए तो यूनाइटेड नेशन इसका तसव्वुर है। वरना किसी ने कहा कि यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस को अपने आप को प्रूव करना होगा कि वो यूजलेस नॉनसेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि मुत्तहिद मुल्क, पूरी दुनिया को मुत्तहिद करने वाला इदारा है। अब देखना यह है कि किस तरह से रशियन डिप्लोमेट सीरियस लेते हैं और बॉम्बिंग को मजमूई तौर पर कम करते हैं, ताकि मुख्तलिफ ममालिक के जो तलबा या फिर ख़ानदान फंसे हुए हैं वो अपने अपने ममालिक सेफली पहुंच जाएं। टारगेट सिविल पे नहीं होना चाहिए, बल्कि मिलिट्री एरियाज पर होना चाहिए। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। हमें बड़ा अफसोस है कि हिंदुस्तान के कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म शहीद हो गया। आगे ऐसा ना हो, हम इसकी तमन्ना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।